हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राज्यस में आप सभी का स्वागत है। हम कल 10वीं के बायोलॉजी की शुरुआत किए थे, जिसमें पार्ट 1 कल हो गया था। आज चलते हैं पार्ट 2। ये मेरा पार्ट 2 है बायोलॉजी का। ठीक है, लेसन चले थे 1, लेसन 1 था। चलिए अब इसको में हम देखे थे कल स्वयं पोषी। स्वयं पोषी कल खत्म हो गया था। आज मेरा पढ़ना है परपोषण। परपोषण या परपोषी, ठीक है। चलिए इसकी करते हैं शुरुआत। चलिए लिखिए परपोषण। परपोषण किसे कहते हैं? परपोषण किसे कहते हैं? चलिए लिखिए। देखिए वह प्रक्रिया जिसमें जिसमें जीव अपना अपना भोजन भोजन स्वयं संश्लेषित संश्लेषित नहीं करता है परपोषण कहलाता है। परपोषण कहलाता है। चलिए देखिए, इसको आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार इसको हम देखिए, परपोषी क्या है, परपोषी परपोषण क्या है। ठीक, तो परपोषण वह प्रक्रिया जिसमें जीव जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ये किसी दूसरे पर जो आश्रित होता है उसी को बोला जाता है परपोषण। पर मैं दूसरा पोषण पोषण करने वाला जो दूसरे के भरोसे है उसी को बोला जाता है परपोषण बोला जाता है। ठीक है, तो परिभाषा वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है उसे परपोषण कहते हैं। आया समझ में? चलिए अब परपोषण के हम कई भागों में बांटते हैं। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं परपोषण के भाग। इससे आगे चलते हैं। तो लिखिए परपोषण। परपोषण अब इसको ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, ऐसे लिखिएगा जैसे लिख रहे हैं इसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें मृत जीवी पोषण। मेरा पहला हुआ मृत जीवी पोषण। ठीक, दूसरा मेरा पाठ हुआ, दूसरा परजीवी पोषण ले लेते हैं। परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। तीसरा ले लेते हैं प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, इसको तीन भाग में इसको बांटते हैं। ठीक है, परपोषण कितने भाग में? 3 भाग में बांटे। पहला मृत जीवी, दूसरा परजीवी और तीसरा प्राणी समजीवी। प्राणी संपोषण 3 भाग में इसको बांटे। अब हम बारी बारी से देखते हैं कि जो मृत जीवी है ये क्या है, परजीवी क्या है और प्राणी समजीवी क्या है। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहला मृत जीवी से। यहाँ पे लिखिए मृत जीवी। मृत जीवी पोषण। चलिए, तो मृत जीवी पोषण है क्या? ठीक है, तो ये वैसा जीव जो अपना भोजन, लिखिए वैसा जीव जो अपना वो भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषण करता है। उसे मृत जीवी परपोषण कहते हैं।
तो चलिए देखिए, ये बोला कि वैसा जीव जो अपना भोजन घुलित करवाने माने सड़ा गला जो भी है उसका यूज करता है वही मृत जीवी हो गया। जो सड़ा गला पदार्थ होता है उसको खाता है वही मृत जीवी हो गया। ठीक है। हाँ, जैसे में लिखिए, जैसे में लिख लीजिए, जैसे में एग्जाम्पल में, जैसे में लिखिए कवक, कवक, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। ठीक है। तो कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया और प्रोटोजोआ हो गया। ये सब किसका उदाहरण है? तो मृत जीवी का है। ठीक, ऐसा नहीं। चलिए अब इसे आगे चलते हैं। दूसरा, परपोषण, परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। चलिए देखिए, परजीवी पोषण। तो लिखिए वैसा पोषण जिसमें, वैसा पोषण जिसमें अपना, जिसमें, जिसमें जीव, जिसमें जीव एक दूसरे से, एक दूसरे से संपर्क में, संपर्क में या अस्थाई, अस्थाई, अस्थाई या अस्थाई, या लिखिए अस्थाई, अस्थाई रूप में रहकर, रूप में रहकर अपना, अपना भोजन, अपना भोजन प्राप्त करता है, प्राप्त करता है, उसे परजीवी, परजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, वैसा पोषण जिसमें जीव एक दूसरे के संपर्क में रहता है या अस्थाई, या अस्थाई संपर्क में रहता है, अस्थाई रहता है या अस्थाई रहता है के रूप में रहता है, अपना जो भोजन प्राप्त करता है उसी को बोला जाता है परजीवी पोषण। ठीक है। अब एक बचा प्राणी संपोषण। देख लीजिए, लिख लीजिए एक बार। वैसा पोषण जिसमें जीव एक दूसरे से संपर्क में या अस्थाई या अस्थाई रूप में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है उसी परजीवी पोषण कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मेरा लास्ट था प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। चलिए, ये प्राणी संपोषण क्या है? तो लिखिए वैसा पोषण जिसमें, वैसा पोषण जिसमें, वैसा पोषण जिसमें अपना भोजन, अपना भोजन ठोस या तरल, ठोस या तरल, ठोस या तरल के रूप में जंतुओं को, जंतुओं को भोजन ग्रहण करने की, ग्रहण करने की विधि को, विधि को प्राणी संपोषण कहते हैं। प्राणी संपोषण कहते हैं। तथा वैसा पोषण जिसमें अपना भोजन ठोस या तरल माध्यम में, ठोस या तरल माध्यम में जंतुओं को भोजन ग्रहण करने की विधि के द्वारा करता है उसी को कहा जाता है प्राणी संपोषण। ठीक है। या ठोस या तरल रूप में लेता है। जैसे एग्जाम्पल में इसको लिख सकते हैं मनुष्य, मनुष्य जंतु से ही होता है, जंतु से भोजन लेता है जी पेड़ पौधे से। तो मनुष्य, मनुष्य इसी का उदाहरण है। अमीमा, अमीमा इसी का उदाहरण है। अमीमा, मेढक भी इसी का उदाहरण आ जाएगा, मेढक।
ये सब किसका है? तो प्राणी संपोषण का। चलिए अब चलते हैं इससे आगे। अब इससे आगे चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो कल बताए थे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसको आराम समझिएगा। प्रकाश संश्लेषण क्या है या किसे कहते हैं, जो भी है प्रकाश संश्लेषण कल समझाए थे। प्रकाश संश्लेषण दिखाए भी थे, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। चलिए अब इसको समझते हैं, ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो ऐसे परिभाषा इस रूप में लिख सकते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं इसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक, लिख लीजिए कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए पता, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन जो तैयार करता है प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होता है? तो कल हम बताए थे कि एक पेड़ पौधा, जैसे कोई एक पेड़ लेते हैं, ये मेरा पेड़ है, ठीक, ये मेरा पत्ती हो गया, ठीक, इधर मेरा एक पत्ती और ले लेते हैं, ये मेरा पत्ती हो गया, ठीक है, ये मेरा भाग है, ठीक है। तो यहाँ पे बताए थे ये क्या है, जड़ होता है। जड़ से क्या लेता है? खनिज लवण लेता है, खनिज प्लस लवण और जल लेता है, ये तीन विशेष लेता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई सूर्य है, मान लीजिए सूर्य भगवान है, यहाँ से इसी सूर्य भगवान से क्या लेते हैं? ऊर्जा लेता है, ठीक है। और वायु जो है, वायु यहाँ से लेते हैं CO2 गैस लेते हैं, ठीक है। तो मेरा मिल गया क्या, देखिए क्या क्या मिला, सूर्य से हमको क्या मिला? ऊर्जा की प्राप्ति हुआ, ठीक। और जड़ से जल और खनिज लवण, खनिज प्लस लवण, जल और खनिज लवण मिला, ठीक है। और हवा से, वायु से मुझे मेरा CO2 मिला। अब ये सभी मिलकर, ये जो है, जो सभी मिलकर क्या करता है? सभी मिलकर भोजन तैयार करता है, ठीक है। अब भोजन तैयार, इसी क्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण समझ में आया? प्रकाश संश्लेषण क्रिया समझ में आया? चलिए ये था। अब इससे रिलेटेड एक फार्मूला होता है जो याद कीजिएगा आप लोग, लिख लीजिए कि जब अभिक्रिया ही करता है तो अभिक्रिया करके, जब ये अभिक्रिया करता है तो ग्लूकोज का निर्माण करता है। चलिए इसका फार्मूला होता है CO2 की उपस्थिति में प्लस H2O, 2H2O होता है, तो ई अभिक्रिया करता है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश सूर्य का प्रकाश होता है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और होता है कहाँ पे? तो क्लोरोफिल, ठीक है। और ई यहाँ पे ग्लूकोज है, C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण करता है, ठीक है। और इसके साथ बाहर निकलता है 6O2 निकलता है और प्लस जल निकलता है, जल H2O। इस समीकरण संतुलित क्या हुआ है, इसलिए 6 और 2 ये सब जो लगा हुआ है, हाँ जब भी लिखना है समीकरण संतुलित करके लिखना है, तो ये मेरा हो गया, ठीक है। चलिए को देख लीजिए कि CO2 और H2O ये दोनों है, जब किसको सूर्य की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करता है तो ये ग्लूकोज का निर्माण करता है, प्लस O2 बाहर निकलता है और जल
जल दोनों बाहर निकलता है, ठीक है। और इसको समीकरण संतुलित करने के लिए, जो 6 है, समीकरण संतुलित करने के लिए ये लगाया गया है, ठीक है। ये मेरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया अगर पूछा था, ये फार्मूला भी अगर लिख देते हैं तो मेरा 2 नंबर दे दिया जाता है, ठीक है। अगर याद नहीं हो, 5 नंबर पूछेगा तो 5 नंबर प्रकाश संश्लेषण है क्या, कैसे कैसे क्रिया होता है, वो जो हम बताएं कैसे पेड़ पौधे के माध्यम से, उसी तरह उसको कोट कर देना है। और कोट कर करके लास्ट में ये फार्मूला लिख देना है, ठीक है। ओके, अब इससे आगे चलते हैं। अब इससे आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। अब ये नोट में कुछ लिख लीजिए पॉइंट, नोट में 3-4 पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। पहले लिखिए प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, पहला प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहाँ पे होती है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में होती है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। मेरा पहला हो गया, ऑब्जेक्टिव यहाँ से डायरेक्ट आएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट लिखें, जो लिखिए क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में एक वर्णक, वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, जिसे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में एक वर्णक होता है, वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। ये मेरा दूसरा पॉइंट है। और मेरा तीसरा पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट मेरा कि प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ हरे रंग में नहीं, बल्कि हरे रंग में नहीं, बल्कि लाल और भूरे रंग में भी संभव है। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है, ये कहा जाता है कि सिर्फ पेड़ पौधे में होता है, ऐसा नहीं, बल्कि उसके अलावा लाल और हरे रंग में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कहाँ पे? तो लाल और यहाँ पे इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। मेन पॉइंट यहाँ पे, मेन पॉइंट ये है कि कौन से, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसमें नहीं होती है, ठीक है। ये सब रंग दे देगा तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, किसमें होती है तो भी कन्फ्यूजन न होती जो भी। तो हम लोग जानते हैं सिर्फ में हरे में होता है, लेकिन उसके अलावा नहीं, लाल में भी होता है और भूरे रंग में, ये दोनों में, तीनों में, हरा, लाल और भूरा, ये तीनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तीनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। चलिए चलिए रहने देते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। इसके अलावा और ये मेरा था पार्ट 2, अब पार्ट 3 मेरा कल आएगा, इसका इंतजार कीजिएगा आप लोग, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। ये प्रॉपर इसको क्या कीजिए आप लोग कि एक कॉपी में पूरा जैसे लिखा रहे हैं वैसे लिखिए, सिर्फ रिवीजन करते रहिए और एग्जाम में हूबहू लड़ेगा, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।